दिस इज़ द लास्ट लेक्चर बिफोर मिड, तो लेट्स मेक इट अ रिव्यू लेसन जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना कवर हो सकता हो जाए, गिवन जो हमारे पास जितना टाइम है उसमें जितना हो सकता है वही हो सकता है। लेकिन मेरे जैसे जो स्टूडेंट होते थे उनको चाहिए होता था कि कोई बंदा आए और वो उनको पूरा दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करा दे। तो फिर आप अगर वही मेरी तरह के स्टूडेंट हैं तो मैं वो बंदा हूँ जो आपको दोबारा रिवाइज़ करा देगा, ठीक है। तो एनीवे, so we can start with probably लेक्चर 1 तो इंट्रो टाइप का था, तो उसको तो हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि इंट्रो क्या था कि हमारे पास मशीन लर्निंग है क्या और उसके बहुत सारे हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन ब्रॉडली हम देखें विद हाइंडसाइट कि अब हम पीछे देख सकते हैं हमने क्या किया। तो मशीन लर्निंग में हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कुछ डाटा होता है, ठीक है, और उस डाटा को यूज़ करते हुए हम कुछ पैटर्न्स निकालना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उनको हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। एक था कि जिसमें हमारे पास सिर्फ डाटा है, जिसमें सिर्फ इनपुट्स हैं, कोई आउटपुट का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो डिफरेंट क्लस्टर्स क्या बनते हैं, कि अगर हम डिफरेंट फीचर्स पे इनपुट को प्लॉट कर दें और हमें नज़र आए तो हम कहें ये एक क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है, ठीक है। और हम इनको खुद नाम दे दें कि यार क्लस्टर 0, क्लस्टर 1, ये मैंने आइडेंटिफाई करके आपको बता दिया। तो इस किस्म के प्रॉब्लम को हमने कहा था कि ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, जिसमें हमें डाटा के मुतालिक ये नहीं पता कि ये क्लस्टर किस चीज़ से बिलोंग करता है और ये क्लस्टर किस चीज़ से बिलोंग करता है। हमने जस्ट उसको पहले से हमें नहीं पता था, ठीक है। बाद में हम पोस्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ यार, मिसाल के तौर पर YouTube की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो YouTube में लेट्स से कि डिफरेंट चैनल्स हैं, जिस तरह एक हमारा चैनल है जिस पे मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो देख सकते हैं कि यार इस चैनल के टिपिकल एज वर्सेस जो कोई और चीज़ ऐसी नोन हो, लेट से एजुकेशन आपको नोन हो कि एजुकेशन का क्या बैकग्राउंड है या कोई ऐसी चीज़, तो उसको एक एक्सेस पे रखा है, एक एक्सेस पे, और आपको कोई 2 क्लस्टर मिल गए कि जी आपके या तो जो है ना 18 से 25 साल के बच्चे देखते हैं, या फिर आपके कोई जो 40 से मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये ठीक। तो अब इनसे वो इससे उन्होंने लर्न कर लिया कि यार 2 किस्म के हैं, तो ये जो दरमियान में है ना 35 साल वाले, ये नहीं देखते। तो कल को मैंने ये वाली वीडियो किसी को सजेस्ट करनी है तो मैं इस एज ग्रुप के बंदे को ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, दूसरे एज ग्रुप के बंदे को कभी कभार सजेस्ट कर ली तो कर दी, वरना रहने दे, ठीक है। तो ये एक तरह की लर्निंग है। तो ये आप अनसुपरवाइज लर्निंग है। इसी तरह आपकी मार्केट सेगमेंटेशन है, वो भी यही काम है, ठीक है, कि आपके ग्राहक किस किस्म की एज ग्रुप से हैं, जेंडर के हिसाब से कैसे हैं, ज्योग्राफी क्या है, ठीक है। तो आपने वो डिफरेंट चीज़ें लर्न की और क्लस्टर्स में तोड़ दिया। और इसके अलावा बेताशा प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये है कि जिसमें हमें नोन नहीं है डाटा के अंदर कि क्या पैटर्न एग्जिस्ट करता है, और वो पैटर्न हमने लर्न किया कि यार उसमें कहाँ पे कोई क्लस्टर्स रहते हैं, ठीक है। इस किस्म के प्रॉब्लम्स को हमने अनसुपरवाइज लर्निंग का। दूसरी जो हमने जिस पे शायद बिगर चंक लगाया वो थी सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हमने क्या कहा कि हमें जो डाटा गिवन था उसके अंदर पहले से बताया हुआ था कि इस चीज़ के लिए ये आउटपुट है। तो इसमें दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों डाटा के अंदर पार्ट ऑफ डाटा है आपके, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट के राइट आंसर्स जो हैं वो हमें गिवन है, ठीक है। हमें पहले से राइट आंसर्स गिवन है और हमने इसकी बेस पे ये सीखना है कि ये एक्चुअल में ओवरऑल चीज़ें बिहेव कैसे कर रही हैं, ताकि कल को किसी ऐसी इनपुट पे जिसमें हमें ना पता हो कि क्या राइट आंसर है वो हम
निकाल सकें। और इसकी एग्जांपल्स हमने की थी कि मिसाल के तौर पर एक इमेज के अंदर मैं एग्जिस्ट करता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि आपने कोई भी इमेज दे दिया, वो इमेज हो सकता है वाइट बोर्ड का हो, सिर्फ इसका हो, कहते हैं बैकग्राउंड का हो, ठीक है। और आपने बताना है कि मतलब उसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कोई भी इंसान एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एग्जैक्टली मैं एग्जिस्ट करता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे इस किस्म के प्रॉब्लम जो हैं, इसमें अगर मैंने इसको ट्रेन करना हो अपने किसी भी मशीन लर्निंग के सोल्यूशन को, तो मैं क्या करूँगा, I'll take pictures of me और मैं उस पर उसको ट्रेन करूँगा, और I'll take pictures of things without me, ठीक है, जहाँ पर मैं नहीं हूँगा, और उसको कहूँगा कि ये राइट आंसर है, इस पे आपने कहना है कि है, ये गलत आंसर है कि जब मैं नहीं हूँ। और वो अगर वो लर्निंग एल्गोरिदम इज़ गुड इनफ और वो लर्न कर लेता है, तो कल को आप कोई नई तस्वीर देंगे जो उसके पास नहीं होगी, तो वो स्टिल बता देगा कि यार इसके अंदर मैं हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। और इसके फिर बहुत से वेरिएंट हो सकते हैं, जिस तरह हमने फैशन एमनेस में देखा था कि हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे कि जूते हैं कि कपड़े हैं या पर्स है या कोई और चीज़ है, ठीक है। इसी तरह कहते हैं डिजिट रिकग्निशन में हमने देखा था कि 1 लिखा हुआ है कि 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इस किस्म की, ठीक है। प्रॉपर्टी प्राइसेस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि उसमें हमने बताना था कि भाई आपके पास हाउस का साइज़ कितना है तो उसकी क्या प्राइस होगी, या हाउस के मज़ीद कुछ ऐसे फीचर्स हैं तो उसकी क्या प्राइस होगी। तो इन ऑल दीज केसेस राइट आंसर्स आर गिवन, और उन राइट आंसर्स के से आपने लर्न करना है वो पैटर्न जो आपको बताएगा कि चीज़ करी। तो इसको हमने कहा था कि ये हमारा सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हमने मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स को 2 हिस्सों में डिफाइन कर दिया था, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। फिर इन प्रॉब्लम्स में भी हमने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। एक ये कि मैं हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, और एक ये कि जिस तरह की प्रॉपर्टी की प्राइस हमने बतानी थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की प्राइस जो था इट कुड टेक ऑन एनी वैल्यू, ठीक है, और वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, $10,000, $1,000, $50,000, जितने भी बनते हो, ठीक है। जो अगर मैं हूँ या नहीं हूँ इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स है कि भाई या है या नहीं है, ठीक है। तो 0 या 1 है, ठीक है। या अगर मैं इसके बजाय डिजिट रिकग्निशन का डाल दूँ तो उसमें क्या है, डिजिट या 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या 7 है या 8 है या 9 है। तो ये आपके पास 10 डिस्क्रीट आउटपुट्स आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर वो फैशन एमनेस वाले में ले लूँ तो जूते हैं या कपड़े हैं या पर्स है, तो 8-10 किस्म की डिफरेंट आपकी कैटेगरीज आ गई। तो उनमें से 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी आउटपुट लेट से निकाल सकते हैं। तो अगर ये आपकी ऑप्शंस डिस्क्रीट हो, आउटपुट्स डिस्क्रीट हो, तो उसको हमने कहा था कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, सॉरी एक लीनियर रिग्रेशन। इसको हमने कहा था कि एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा जिसमें कॉन्टिन्यूस आउटपुट हो उसको हमने कहा था कि वो लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये ब्रॉडर हमने चीजें पढ़ी थी। फिर हमने स्टार्ट किया था लीनियर रिग्रेशन से, वी स्टार्टेड विद द प्रॉपर्टी थिंग, ठीक है, और उससे बिल्ड करना शुरू किया था, एंड देन वी use it to go to logistic regression, and then we used it to go to neural networks, ठीक है। और फिर हमने एक इंडिपेंडेंस एल्गोरिथम SVM देखा जो कि तकरीबन यही काम कर रहा होता था, ठीक है, लेकिन विद स्लाइटली डिफरेंट वे, और इस तरीके से हम आगे गए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने SVM के बाद हम आगे थे अनसुपरवाइज लर्निंग में, ठीक है। तो वी स्टार्टेड विद दिस, देन वी मूव टू दिस, और इसके अंदर फिर हमने इसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ लिए, और इसके बाद हमने SVM पे चले गए, राइट, यही हमारा पाथ था। और उसके बाद हमने कहा कि यार अब अनसुपरवाइज्ड पे आ जाते हैं, और इसमें हमने कहा था क्लस्टरिंग का, जिसको के मीन्स क्लस्टरिंग हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने
कौन सा पढ़ा था के मीन्स के बाद? एनॉमली डिटेक्शन पढ़ा था या दरमियान में कुछ और? आई थिंक एक आध और भी था कुछ नहीं। हाँ, पहले हमने पढ़ा था PCA या डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एनॉमली डिटेक्शन। आखिरी हमने जो पढ़ा है रिकमेंडेशन सिस्टम, वो पार्ट ऑफ मिड नहीं है, बट वी जस्ट वेंट ऑन टू लर्न अनदर एल्गोरिथम इन मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स, ठीक है। इनमें ज़्यादातर एल्गोरिथम्स में हम वी वांट टू लर्न फ्रॉम डेटा, ठीक है। तो लेट्स फोकस मोर ऑन दिस पार्ट फॉर नाउ, ठीक है। कि हम कहते हैं कि यार ये बाद में थे, ऑल्दो इनमें से कुछ जो थे वो काइंड ऑफ इससे रिलेट करते थे, यानी क्लस्टरिंग तो प्योरली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का था, लेकिन डायमेंशनैलिटी रिडक्शन जो थी वो टेक्निक तो काइंड ऑफ अनसुपरवाइज थी, लेकिन यूज इधर भी हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि इसकी डायमेंशन ही हम कम करना चाह रहे थे, ठीक है। और एनॉमली डिटेक्शन भी थोड़ी बहुत जो है वो उससे मिलती जुलती चीज़ थी, लेकिन आप उसमें कह सकते हैं कि हमने लर्न किया था फ्रॉम इनपुट्स ओनली, बट इट वाज वेरी क्लोज टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन एज वेल, ठीक है। तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट मोर। तो क्योंकि सेम किस्म की टेक्निक्स थी, तो जो ब्रॉडर हमने तरीका फॉलो किया वो क्या किया कि हमने कहा कि जो भी हमारी इनपुट्स हैं ना, उनको हम कहेंगे कि उसके अंदर कुछ फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसकी जो डायमेंशन है ना इनपुट की, उसको हम कहेंगे कि ये उसके फीचर्स हैं, ठीक है। और इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे x से, ठीक है, कि ये हमारे जो भी फीचर्स हैं, ये x जो है ये कोई n डायमेंशनल वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हमने रखी स्मॉल n, ठीक है। तो नंबर ऑफ फीचर्स जिसको हमने कहा, डायमेंशन से मुराद है कि ये n डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है, n/1 वेक्टर है, और वो जो n है ना, दिस इज द नंबर ऑफ फीचर, जो कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, जितने भी हो, ठीक है। तो ये हमने पहला चीज़ रखी। दूसरा हो सकता है कि इनपुट में जो फीचर्स हों हम उनको डायरेक्टली लर्निंग में यूज़ ना करें, बल्कि उनको उनसे कुछ डिराइव्ड फीचर्स निकालें। फॉर एग्जांपल मैं x को भी यूज़ कर लूँ और x² को भी यूज़ कर लूँ, या x1 x2 को मल्टीप्लाई करके यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो वो कब करने हैं और कैसे करने हैं वो लेकिन हमने कहा कि वो अगर हम डाल देंगे तो हमारे पास ये n बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी नॉर्मल अगर इनपुट आ रही थी उसमें दो फीचर थे, लेकिन हमने उनका स्क्वायर भी डाल दिया और उनके आपस में, तो हमारे n जो है बेसिकली बढ़ गया, बिकॉज अब ये n हमारे पास x1 था और x2 था लेट से, तो असल में n2 था, लेकिन हमने कर दिया x1 स्क्वायर भी डाल दिया, x2 स्क्वायर भी डाल दिया, x1 x2 भी डाल दिया। तो अब ये हमारे पास जो है ये 1 2 3 4 5 डायमेंशनल हो गया। तो 2 डायमेंशनल से हम 5 डायमेंशनल पे चले गए। तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फीचर्स जो हैं उनके साथ वी कैन प्ले अराउंड। कब करेंगे ऐसा, कब हमें स्क्वायर या वो डालने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, जे अगर हम सिंपल x1 और x2 करेंगे ना, तो अब इनकी हायर पावर्स नहीं है। तो जो हमने शुरू के एल्गोरिथम्स पढ़े थे, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दिस मीन्स कि हम अगर लेट से 2 डायमेंशन में है, जिसमें से एक x1 है और एक x2 है, ठीक है, तो अब इनकी बेस पे हम कोई लाइन ही बना सकते। इट कैन बी एनीवेयर अराउंड, कहीं से स्टार्ट हो सकती है, कहीं भी जा सकती है, बट जो हमारा जो चीज़ हम लर्न करेंगे वो काइंड ऑफ लाइन होगी। लेकिन अगर हम उसके स्क्वायर वाले फीचर्स भी डाल दें तो हम थोड़ी सी नॉन लीनियर बाउंड्रीज भी बना सकते हैं कि यार ठीक है, अगर मैं इस तरफ वाली को एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, दूसरी तरफ वाली को दूसरी चीज़ कहना चाह रहा हूँ, तो वो नॉन लीनियर बाउंड्रीज अगर मुझे चाहिए तो मैं इनको हमने कहा था कि ये पॉलिनोमियल फीचर्स होंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फीचर्स भी डाल सकते, ठीक है।
ओके, तो एक तो हमने ये कह दिया था। दूसरा हमने कहा था कि जो हमारी इसके साथ आंसर्स गिवन है, ठीक है, ये जिसको हम आउटपुट कह सकते हैं, उसका नाम हमने रख दिया था y, और ऑब्वियसली ओरिजिनल x के साथ उनकी बल्कि ये नहीं कहना चाहिए, एक इसकी डायमेंशन तो 1 ही होगी अगर एक सैंपल ले रहा हूँ जिसमें xn है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के लिए इसकी डायमेंशन 1 है। फिर हमने तीसरी चीज कही थी कि हमारी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो है, ठीक है, वो हमने कहा था उसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि वो हमारे पास टोटल m है, और वो हम उसके लिए इधर छोटा सा ऊपर i डाल दिया करेंगे, ठीक है, कि x i y i, i को हम एज एन इंडेक्स यूज कर लिया करेंगे कि i 1 से लेकर m तक जा रहा है, ठीक है। तो ये टिपिकली हमने कुछ नॉमेनक्लेचर जो इस्तेमाल किया था वो ये। तो इन जनरल ये था कि हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ें गिवन है, यानी कि एक्स वाई या कह लेंगे x1 y1 x2 y2 अप टू xm ym, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। और मैं इनको देना चाहता हूं, इनको यूज करना चाहता हूं इन सम ट्रेनिंग एल्गोरिथम, जो कि हमने यहां पर डिफरेंट लिस्ट बनाई थी, ठीक है। और वो जो हमें ट्रेनिंग एल्गोरिथम निकाल के देता है, उसका नाम हमने लिखा था हमारा हाइपोथेसिस, ठीक है। हो सकता है स्पेलिंग गलत, बट एनीवे हाइपोथेसिस, ठीक है। THESS आई थिंक ये था, ठीक है। हाइपोथेसिस लर्न कर लेते, ठीक है। अच्छा, अब वो जो हमने लर्न करना था, वो अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कहें कि अगर मेरे पास x2 डायमेंशनल था, x1 और x2, ठीक है, तो हमने उसकी जो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि हम कहें थीटा 0 प्लस थीटा 1x प्लस थीटा 2 x1 प्लस थीटा 2 x2, ठीक है। दिस वाज वन काइंड ऑफ हाइपोथेसिस, लेकिन अगर मैं स्क्वायर क्यूब डाल दूं और तरह की चीज़ें भी डाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन दिस वाज द सिंपल। तो मैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये हमने कहा था, और हमने कहा था कि ये कॉन्स्टेंट्स असल में हमने लर्न करने, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स हम लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग एल्गोरिथम है उसका काम है कि हमें आउटपुट कर दे थीटास, ये थीटा बता दे हमें लर्न करके, ठीक है। जो थीटा आ गया तो हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया, हाइपोथेसिस आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब कोई नई इनपुट आई तो मैं इससे जो रिजल्ट आएगा ये मेरा एस्टिमेट होगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि यार थीटा ने जो है ना मुझे इधर एक एस्टिमेट दे दिया, ठीक है, इस तरीके से निकाल के, ठीक। सो यहां तक चीज थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि हम ओवरऑल क्या कर रहे थे, ठीक है। तो ये कर रहे थे कि हमने एक हाइपोथेसिस निकालना विच कैन बी एनी फंक्शन ऑफ एनी पैरामीटर्स। मैंने एग्जांपल के तौर पर एक लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन आपको बताया कि हम इस तरीके से करेंगे, और मिसाल के तौर पर इसकी हमने एग्जांपल जो लेकर के चले थे जब लीनियर रिग्रेशन में, तो हमने कहा था कि इस तरफ मेरे पास हाउस के पैरम्स है, लेट से हाउस के साइजेस हैं। हमने एक्चुअली 2 डायमेंशन भी नहीं रखा था, हमने स्टार्ट में 1 डायमेंशन से स्टार्ट किया था कि सिर्फ हमें साइज पता है, ठीक है, x1 पता है साइज, ठीक है। तो हमने थीटा 1 प्लस थीटा 0 निकालना है, ठीक है, और हमने कहा था कि हाउस का साइज आ जाए, और हम एक थीटा 0 प्लस थीटा 1 x जो था, हमने कहा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है, तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी जो कि उसको एस्टिमेट कर रही होगी जो भी हाउसिंग प्राइसेस का डाटा है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एल्गोरिथम का काम क्या है कि वो ये कि आपके
इस तरफ आपके पास x1 था, ठीक है, और इस तरफ आपके पास इस वक्त y चल रहा है, ठीक है, बिकॉज x2 नहीं है, ये y है कि मेरी क्या आउटपुट आनी चाहिए। और मैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेनिंग एल्गोरिथम का काम ये है कि वो बेस्ट लाइन निकाल दे जो कि इस डाटा को फिट करती है, ठीक है। तो हमने ये ओवरऑल इस किस्म का मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की, और ये हमें एक दफ़ा समझ आ गया तो हमने इसके बाद इसी को मॉडिफाई कर दिया फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। इस केस में हम लाइन को फिट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम कह रहे हैं कि लाइन के एक तरफ पॉजिटिव केसेस हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव एग्जांपल, ठीक। तो ओवरऑल प्रॉब्लम ये था कि हमने डाटा दिया इसको ट्रेनिंग एल्गोरिथम को, ट्रेनिंग एल्गोरिथम ने हमें थीटास निकाल के दे दिए, थीटास जो थे वो जो कि लाइन को फिट कर। ट्रेनिंग एल्गोरिथम क्या था, हमने इसके लिए ग्रेडियंट डिसेंट सबसे पहले पढ़ा और इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद हमने कहा कि यार इसके लिए अभी तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली तकरीबन तमाम टूल्स के अंदर एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, और वो ग्रेडियंट डिसेंट के अलावा सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं अगर हम वो करना चाहें, ठीक। सो यहाँ तक चीज़ ओवरऑल पिक्चर क्लियर होती है, ठीक है, कि हमने डाटा था, ट्रेनिंग एल्गोरिथम को दिया जो ग्रेडियंट डिसेंट टाइप का कोई एल्गोरिथम था जिसने मिनिमा निकालने की कोशिश की। अच्छा, अब ग्रेडियंट डिसेंट खुद कैसे काम करता था, वो इस पे करता था कि ये जो है इसका एक्चुअल आउटपुट से कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, अगर मैं उन्हीं को इनपुट करूं और आउटपुट आए तो वो जो मेरे पास राइट आंसर है उससे कितना डिफरेंस बनता है। तो हमने कहा कि अगर मैं इसके राइट आंसर को y बार कहूं तो y बार माइनस y जो है ये मेरा एरर है, ठीक है। और क्योंकि एरर प्लस माइनस, मैं सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे अपने एरर को सम कर दूं, ठीक है, ऑन ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स। अगर मैं इसको सम कर दूं तो मेरे पास हमने कहा था कि कोई नंबर आ जाना चाहिए। सिर्फ मसला ये है कि ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम उनको खत्म करने के लिए हमने कहा था कि इनको स्क्वायर कर लें, ठीक है। तो दिस इज ए गुड थिंग, ए गुड नंबर जो बता रहा है कि हम कितने बुरे जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द कॉस्ट दैट वी हैव कि हम इतने बुरे जा रहे हैं, ठीक है। और इस बुरे को जितना कम कर लेंगे, क्योंकि ये एरर है ना, तो एरर तो हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो ये हम जितने बुरे जा रहे हैं वो है। और इसको हमने कह दिया था जे ऑफ थीटा, कि ये कोई भी थीटा रखें तो उसके लिए जे क्या आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एल्गोरिथम खुद कैसे काम कर रहा था, वो इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा था कि ये कहाँ पर मिनिमाइज होता है, ठीक है। जब ये मिनिमम पे पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा हाइपोथेसिस वो बन जाएगा जो कि बेस्ट सूट करता होगा डाटा को, ठीक है। विद द एक्सेप्शन के हाँ हम थीटास के साथ मजीद प्ले अराउंड करते तो हो सकता है उससे भी बेहतर हाइपोथेसिस बन जाता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो पिक्चर अब आपको क्लियर ओवरऑल हो गया, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं रिव्यू में ना प्योरली स्लाइड बेस्ड ना करूँगी, एक तरह से स्लाइड शुरू करूँ और दूसरी तरफ हमें बिगर पिक्चर क्लियर हो गया हम क्या करें, और फिर हम स्लाइड्स पे आएँ और स्लाइड्स पे हम सिर्फ रेलेवेंट स्लाइड्स पे फोकस करें ताकि हम चीज़ों को कर सकें, बेहतर समझ सकें। सो लेट्स से कि मैं लेक्चर 2 को खोल लेता हूँ। ये ऑफ हो गया, ओके। सो हम सुपरवाइज लर्निंग पे थे, सो हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें अब हम एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली है कि साइज गिवन हो तो हमने प्राइस एस्टिमेट करनी है, एंड हम ये करना चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग सेट यानी डाटा दें लर्निंग एल्गोरिथम को और वो हाइपोथेसिस दें जिसमें हम इनपुट्स दें और आउटपुट्स दें। मैं उसको जेनेरिक इसलिए रखना चाह रहा था बजाय लीनियर रिग्रेशन का बना के बताने के, बिकॉज जो अगले हैं उनमें भी हमने यही काम ही किया है, एक्सेप्ट कि वो हाइपोथेसिस जो था वो इस फॉर्म का नहीं था, वो किसी थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म का हो गया था, ठीक है। और वो आपको डिफरेंट क्लासेस को प्रेडिक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ इट कि आपने कोई ट्रेनिंग सेट है, कोई लर्निंग एल्गोरिथम देना है और उस पर कोई हाइपोथेसिस लर्न करना है। ये पूरे कोर्स में यही काम ही करते रहे हम, ठीक है। सिर्फ ये हाइपोथेसिस चेंज होते रहे और एल्गोरिथम्स चेंज होते रहे, ठीक है। कि अच्छा नहीं इस तरह से यूज़ कर लो या इस तरह से यूज़ कर लो, कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ कर ले, ठीक है। तो हाइपोथेसिस को जो हमने कहा था
वो हमने इस किस्म की बात की थी, ठीक है, कि थीटा 0 प्लस थीटा 1, थीटा 0 जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा इस पॉइंट को कि हम किधर लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, और स्लोप कुछ चेंज कर रहा होगा आपका थीटा 1 अगर 2 डायमेंशनल है। तो इसको लीनियर काइंड ऑफ इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर 2 डायमेंशन हो तो लाइन बनती है, अगर 3 डायमेंशन हो तो ये प्लेन बनता है, 4 डायमेंशन हो तो हम इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन लाइन और प्लेन में हम देख सकते हैं कि सीधी सीधी चीज़ें तकरीबन बन रही हैं कि जिसके एक तरफ एक चीज़ हो दूसरी तरफ दूसरी चीज़ हो काइंड ऑफ, लेकिन वो प्लेनर चीज़ हो, ठीक है। तो एन डायमेंशन में कोई प्लेनर चीज़ है जिसमें हम कोई कर्वी शेप्स नहीं बना सकते अगर आपने लीनियर रिग्रेशन यूज़ किया, ठीक है। विच माइट नॉट बी द राइट अप्रोच डिपेंडिंग ऑन कि आप जिस चीज़ को मॉडल करना चाह रही हैं वो इन इट्स एसेंस क्या वो स्ट्रेट लाइन ही है कि नहीं है। अगर तो है तो फिर तो ठीक है, लीनियर रिग्रेशन इज़ अ गुड एस्टिमेट। लेकिन अगर वो इन इट्स एसेंस कोई डिफरेंट चीज़ है तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करेंगे वो हमने बाद में देखा था, ठीक है। सो इसके हमने कॉस्ट फंक्शन भी मैंने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ मैंने उसके साथ 1/2m नहीं निकाला था, लगाया था, जो कि 2 को अभी भूल जाए, 1/m जो है बेसिकली इसकी एवरेज कर रहा है, ठीक है, ताकि कॉस्ट फंक्शन जो आ रहा है वो एक एवरेज नंबर हो गया। एवरेज एरर कितना आ रहा है हर एग्जांपल पे, ठीक है, या एवरेज एरर का स्क्वायर कितना आ रहा है इन अदर वर्ड्स, ठीक। तो 2 हमने इसलिए लगाया हुआ था कि बाद में हम जो इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये 2 चेन रूल की वजह से इधर आके कट जाए, थोड़ा सा कटने में हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अदरवाइज वो ना भी होना, यहाँ पर कोई भी स्केलिंग फैक्टर एक्चुअली फर्क नहीं डालता हमारे, यानी हमारा वो मिनिमा उसी जगह पे रहता है, ठीक है। सो हमारा जो कहते हैं कॉस्ट फंक्शन था उसकी हमने कुछ इंट्यूशंस देखी थी, बट मैं जिस पे आना चाह रहा हूँ कि ये हर एक का हम एरर निकाल के उसका स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है। और हमने फिर बाद में कहा था कि अगर हम खुद सिर्फ कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट करें, ये तो है ना कि मेरे पास घर कितना साइज के थे और उस पर कीमत क्या बन रही थी और उस पर लाइन क्या लगानी है, लेकिन ये लाइन जो है ये डिफाइन हो रही है यूजिंग थीटा 0 एंड थीटा 1। तो अगर मैं उन थीटा 0 और थीटा 1 को लेकर के देखूं कि कॉस्ट क्या आती है, ठीक है, तो जो उसमें से जो मिनिमाइज कर रहा होगा तो वो ये वाली लाइन बनेगी ना, क्योंकि उसमें कम से कम एरर आ रहा होगा। तो कॉस्ट फंक्शन को खुद अगर मैं इन टर्म्स ऑफ थीटा प्लॉट कर दूं, अब इसमें साइज है इसकी बात नहीं हो रही, वो जो साइज है जिससे मल्टीप्लाई होना था थीटा 1 से वो, प्लस वो जो कांस्टेंट आना था कि मैं किस जगह प्लेस करूं उसकी बात हो रही है। तो मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे प्लेस करूंगा तो कभी एरर ज्यादा होगा कभी एरर कम होगा। तो वो जो बनता है ना वो इस किस्म का कर्व बनता है जिसको हम बोल शेप कर्व कहते हैं, कि एक बाउल की तरह की चीज़ होती है और उसमें हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट आता है ना वो गिव्स यू द लाइन दैट फिट्स द डाटा बेस्ट, ठीक है। और इसी के लिए हमने कहा था कि वी कैन सी इट इन अनदर काइंड ऑफ प्लॉट जिसको हम कंटूअर्स प्लॉट कहते हैं। और कंटूअर प्लॉट में हम क्या करते हैं कि हम ना जिन पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रही होती है चीज़ की उनको वो वाले सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, वो वाले कंटूअर्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस केस में वो काइंड ऑफ एलिप्सेस बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हमेशा एलिप्सेस नहीं होते। यानी कि आप अगर आपको कंटूअर मैप्स जो हैं इन जनरल एलिवेशन मैप्स के तौर पे ही मिलते हैं कि आपने ज़मीन पे देखना है कि हाईएस्ट पॉइंट्स किस जगह पे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट हाइट्स पे जो पॉइंट आते हैं ना वो आप जोड़ लेंगे तो आपको पहाड़ी की एक शेप नज़र आ रही होगी, ठीक है, कि ऊपर से देख रहे हो तो पहाड़ को अगर कट करें एक फिक्स्ड हाइट पे तो जो उसका बाउंड्री बनती है ना वो आपका कंटूअर काइंड ऑफ बन जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते होंगे कि अच्छा कंटूअर करते करते पीक के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो जो भी उसकी शेप बनती जाती है वो बन रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन की पहाड़ी है ये वो है, ठीक है, वो उल्टी पहाड़ी है, खाई है, ठीक है, लेकिन उस खाई में सेम पॉइंट्स इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। और जब हम थीटास की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं तो हम अप्रोच करते जाते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट स्लाइड थी कि जिसमें अगर थीटा बोथ वे ऑफ होंगे तो हम कहीं पे दूर बैठे हुए हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और फिर जब हम कोई भी लर्निंग एल्गोरिदम चलाएंगे वो लर्निंग एल्गोरिदम
जैसे जैसे लाइन में एरर कम होता जाएगा वो और एंड पे बिल्कुल कम हो जाएगा, तो हम सेम जगह पर जो बेस्ट लाइन फिट करती होगी, मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए, इधर रुक गया, ठीक है, तो वो मन है। तो जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम हमने इसमें पढ़ा था जो कि इस बॉक्स में था, ट्रेनिंग एल्गो वाले बॉक्स का, वो था ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो था ना, वो हमने कहा था उसके लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट इंट्यूशन दी थी वो ये दी थी कि अभी तो जो चीज़ें हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि एक या दो वेरिएबल बना रहे हैं, तो हम एक्चुअली हमें ग्रेडियंट डिसेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला ग्राफ मुझे खुद बता रहा है, ठीक है भाई, इस पॉइंट पे आ जाओ, इसमें थीटा 0 और थीटा 1 निकाल लो, वो वाली लाइन ले लो, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। कंटूर प्लॉट तुम्हारे सामने है, तो तुम एल्गोरिथम की ज़रूरत क्या है ट्रेनिंग की? तो पहला क्वेश्चन तो याद है, ट्रेनिंग एल्गोरिथम की फिर ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो हम रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे वो 2D होगा ही नहीं, वो तो ND होंगे, उसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, ठीक है, और वो n थाउजेंड्स में हो सकता है, तो वो हमारे पास तो ऐसी कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो हम ये जो तस्वीरें बना रहे हैं ना, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रही हैं ऑन स्मॉलर केसेस, लेकिन वही एल्गोरिदम हम बड़े डायमेंशंस पे भी चलाएं तो वो सेम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये की टेक अवे है जो कि आपके जहन में होना चाहिए कि हम छोटे पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि दे विल मेक अवर अंडरस्टैंडिंग क्लियर, और फिर हम चलाएंगे इसको ज़्यादा डायमेंशन में, लेकिन हम सोच इसी तरह रहे होंगे कि हो ये रहा है पीछे, ठीक है, तो और पीछे ये हो भी जाएगा, ठीक है। और ये आपने अगर वो असाइनमेंट किए तो आपने देखा होगा कि वो कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है। ओके, सो जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट करता क्या है, ये वाली स्लाइड उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरा ख्याल है जो पूरा एल्गोरिदम एक्सप्लेन कर देती है, बाकी सारी इसकी तफसीर थी, ठीक है। तो ये उसकी वो हम करते क्या हैं, यहाँ पर हमें अगेन ये ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे सामने ये ग्राफ हो तो मैं इसको घुमा के नीचे की तरफ से देखूंगा, सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है, और मैं कहूँगा ये थीटा 0 और थीटा 1 है, मुझे कोई एल्गोरिदम की ज़रूरत नहीं है। बट हमें ये ग्राफ नज़र नहीं आ रहा होगा, बिकॉज हम n डायमेंशंस में डील कर रहे होंगे और n थाउजेंड्स में हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी समझने के लिए सिर्फ बना हुआ है। तो जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप समझें कि आप असल में पहाड़ी पे खड़े हुए हैं और इर्द गिर्द फॉग है, ठीक है, और आपको नज़र नहीं आ रहा कि अगली खाई ज़्यादा डीप है या करीब है या नहीं है, तो आपने पहुँचना है खाई पे, ठीक है, आइडियली मिनिमम सबसे लोएस्ट पॉइंट पे पहुँचना है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता कि लोएस्ट पॉइंट जो है वो एक पहाड़ी क्रॉस करके या 10 पहाड़ियाँ क्रॉस करके या राइट पर है या लेफ्ट पर है, तो मैं किधर जाऊँ, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट या जिसको हम स्टीपेस्ट डिसेंट भी कहते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल में डिस्क्राइब करता है इसको, स्टीपेस्ट डिसेंट में आप क्या कहते हैं कि आप अपने चारों तरफ देखें, जिस तरफ सबसे ज़्यादा निचाई है उस तरफ चले जाएँ, ठीक है, उस तरफ एक स्टेप ले लें, और फिर उधर जाकर दोबारा देखें आप किस तरफ सबसे ज़्यादा नीचाई है, फिर उधर एक स्टेप ले लें, ठीक। नहीं, इतनी फॉग नहीं है कि आपको अपनी विसिनिटी नहीं नज़र आ रही, आपको अपनी विसिनिटी नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी विसिनिटी नज़र आ रही है, आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि थोड़ा सा आगे जाके क्या होगा, ठीक है। तो वो आपने एक स्टेप लिया, उसके बाद आप उस पॉइंट पे जब पहुंच गए आपने उधर की विसिनिटी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझे आप इस पॉइंट पे अगर खड़े हैं तो आपको यहाँ पर तो नज़र आ रहा है, लेकिन आपको इससे थोड़ा सा नीचे नहीं पता, तो आप थोड़ा सा नीचे गए, हो सकता है कि आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो वहाँ पे दोबारा चढ़ाई चल रही हो, ठीक है। तो आप कहेंगे अच्छा इस तरफ तो चढ़ाई जा रही थी जिस तरफ मैं जा रहा था, लेकिन इस तरफ नहीं चाहिए, तो आप उस तरफ मुड़ जाएंगे, ठीक है। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, आप कहेंगे अच्छा इधर से ऊंचाई इस तरफ थी, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर आप गए, इधर थोड़ा सा दूसरी तरफ दोबारा ऊंचाई आना शुरू, आप इस तरफ चले गए, इस तरफ चले गए, इस तरफ चले गए, इधर आए आप इधर चले गए, इधर चले गए, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक पॉइंट से आप स्टार्ट होंगे, आप एक ऊंचाई पे जाएंगे, दूसरी ऊंचाई पे जाएंगे, तीसरी पे जाएंगे, चौथी पे जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपको इधर से ये नजर नहीं आ रही थी, वरना आप सीधे आ जाते, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस तरफ से ऊंचाई मैक्सिमम इस तरफ थी तो आप इस तरफ चले गए, ठीक है। तो ये वाली जो है ना कि हम किसी पॉइंट पे ये निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम स्लोप किस तरफ है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट हम कहते हैं जो आपका दोनों डायमेंशन के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा होता है, ठीक है। तो वो अगर n डायमेंशन के हिसाब से है तो वो n डायमेंशंस में आपका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया,
ठीक है। तो स्लोप आ गई, यानी कि कितना, और डेरिवेटिव हमने कहा था राइज ओवर रन है कि स्लोप बनती है कि कितना कोई डाउनवर्ड या अपवर्ड स्लोप है, ठीक है। सो टिपिकली हम अपवर्ड स्लोप निकाल रहे होते हैं तो हम एक्चुअली माइनस का साइन लगा देते हैं, तो हमें एक पॉइंट पे जिस तरफ अपवर्ड स्लोप है उसी की ऑपोजिट साइड पर डाउनवर्ड स्लोप है, तो हम उस तरफ चले जाते हैं, ठीक। और इसी की एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम थोड़ा सा साइड पे स्टार्ट हो जाएं तो हो सकता है कि हम किसी और मिनिमा पे पहुंच जाए, किसी और वादी पे पहुंच जाए। दो भाई इधर से स्टार्ट हुए थे और इधर भी आवाज़ भी आ रही थी एक दूसरे को, आपने कहा तू भी नीचाई पे चला जाए, मैं भी जाना। 15 मिनट बाद आप किसी और जगह पे पहुंचे हुए हैं और वो किसी और जगह पे, और जब आप वादी में पहुंच जाएंगे और अब आपको पता है कि यार मेरी तो हर तरफ स्लोप जीरो हो गई है अब, ठीक है, स्लोप जीरो हो गई है, ना इस तरफ नहीं चाहिए, ना इस तरफ नहीं चाहिए, ना इस तरफ नहीं चाहिए, सारी इसी लेवल पे। इसका मतलब है कि वी हैव रीच्ड द पॉइंट जहाँ पर जहाँ जो मिनिमा है, ठीक है। सो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो आपको ये गारंटी नहीं करता कि आप ग्लोबल मिनिमा पे जाएंगे, वो ये गारंटी करता है कि आप लोकल मिनिमा पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो था हमारा फिर एल्गोरिथम बन रहा था, और ये जो सिंबल था ये था पार्शियल डेरिवेटिव, ये ग्रेडियंट जिसको हम कहते हैं, कि जो आप कहते हैं कॉस्ट फंक्शन का हर डायमेंशन से पार्शियल डेरिवेटिव लो और स्लोप निकालो, और वो उसके ऑपोजिट यानी माइनस में किया क्योंकि वो मैक्सिमम स्लोप निकाल रहा था, आपने उसके ऑपोजिट ले लिया और आप उस तरफ जाना शुरू हो गए, ठीक है। और लेकिन आपने ये अल्फा जो साथ रखा, ये रखा है कितना आगे जाना है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे तो हो सकता है कि आपने कहा कि यार इस तरफ मैं 10,000 कदम चला जाता हूँ, तो उसमें वो वादी क्रॉस हो जाए, ठीक है, और आप दूसरी तरफ पहुँच जाए। उधर से आपने फिर देखा कि यार इस तरफ निचाई बनती है, इस तरफ 10,000 कदम आगे चला जाता हूँ, तो वो अगली वादी भी क्रॉस हो जाए, आप उल्टा ऊपर वाली जगह पे पहुँच जाए, ठीक है। तो ये डाइवर्ज होना शुरू हो जाए, जो आपके पिछले क्विज में क्वेश्चन भी था कि क्यों डाइवर्ज हो रहा होगा, ठीक है। तो डाइवर्ज इस वजह से हो सकता है कि आपका अल्फा बड़ा है, ठीक है। तो अल्फा अगर बड़ा रखा है तो यू कैन डाइवर्ज एक्चुअली, ठीक है, ओके। सो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो हमने काइंड ऑफ कर लिया था, और ये इसकी इंट्यूशन थी। लीनियर रिग्रेशन के लिए लीनियर रिग्रेशन की अच्छी बात ये थी कि अगर आप लाइन से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट फंक्शन हमेशा एक ही मिनिमा रखेगा, ठीक है। तो हमने कहा था कन्वेक्स होगा, इसके लिए हमने टर्म यूज़ की थी, जिसका मतलब ये था कि वो सिंपल एक बोल शेप्ड कर्व है जिसमें मल्टीपल मिनिमा नहीं आ रहे। तो मल्टीपल मिनिमा नहीं आ रहे तो हम उसी जगह पे पहुंचेंगे जो कि असल मिनिमा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात थी, ठीक है। तो ये वही वाला फिर हमारा रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस के आप थेटाज हम अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं, और हम हर थेटा में से उस थेटा का डेरिवेटिव उस तरफ का डेरिवेटिव ले लें तो मैक्सिमम स्लोप आ जाएगी, और उसके हिसाब से हम जाते हैं, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाएं तो एक गलती ये हो सकती है कि आप थेटा 0 को अपडेट कर दें, फिर थेटा 1 को कर दें, फिर थेटा 2 को कर दें। तो ये हमने अपडेट साइमल्टेनियस करनी है, क्योंकि हर थेटा की कैलकुलेशन में बाकी थेटाज यूज़ हो रहे हैं। तो जब तक आप सब के सब कैलकुलेट ना कर लें तब तक अपडेट ना करें, ठीक है। पहले कैलकुलेट कर लें कि हर थेटा को किस किस से अपडेट करना है। जब वो सारे कैलकुलेट हो जाएं तो फिर उसके बाद अपडेट बेशक एक एक करके कर दें, क्योंकि अब आपकी कैलकुलेशन हो चुकी है। तो साइमल्टेनियस अपडेट की एक गलती लोग कर देते हैं, ठीक है, ओके। सो हमने ये चीज़ देख ली कि हम इस तरह कन्वर्ज करते जाएंगे। अगर हमने अल्फा स्मॉल इनफ रखा है तो हम ये नहीं होगा कि यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएं और फिर यहाँ से उठ के वहाँ पे पहुँच जाएं, बल्कि हम आराम आराम से जाते 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 उधर पहुँच जाएंगे, और जब मिनिमा पे पहुँचेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। हम जो देख रहे थे उसको बैच ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं, क्योंकि हमने सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स को यूज़ किया था। तो हमारा जो बेसिकली मिड के बाद पहला लेक्चर होगा उसमें हम इसके थोड़े से वेरिएंट देखेंगे कि जिसमें हम एक सबसेट ऑफ एग्जांपल्स को यूज़ कर रहे थे। तो ये हमारा काइंड ऑफ लीनियर रिग्रेशन वाला पहला लेक्चर था। हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो जा रही है, बट ठीक है, आई गेस हम इसको पिकअप कर लेंगे। मैट्रिसेस और वेक्टर्स को मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग इलेक्ट्रिकल के हैं, आपको पहले से पता है, ठीक है। तो और इसमें कोई बड़ा कोई लंबा चौड़ा लीनियर अलजेब्रा था भी नहीं, ठीक है, जो कि हमने किया, ठीक है।
सो हमने बाद में जो इसको जनरलाइज किया था कि हमने पहले थीटा 0 प्लस थीटा 1x किया था, मगर इस लेक्चर में हमने उसको इस तरह से चेंज किया था कि अगर ये इनपुट्स बहुत ज़्यादा हों तो क्या करेंगे। तो हमने कहा था तब हम कर देंगे थीटा 0 प्लस थीटा 1x1 प्लस थीटा 2x2 प्लस थीटा 3x3 एंड सो ऑन अप टू थीटा nxn। ठीक है, ये हमने कर दिया था। ठीक है, तो दैट वाज द डिफरेंस कि हम ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करें। ठीक है, तो जो कोर है वो वही है, उसके इर्द गिर्द हम बिल्ड करना शुरू हो गए। ठीक है, वैसे एक्चुअली मैंने देखा है ये इन जनरल तमाम डोमेन्स में ये किसी हद तक ट्रू होता है। आप कोई प्रोजेक्ट भी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो बेहतर ये होता है कि आप उसको किसी बेसिक लेवल की इम्प्लीमेंटेशन कर लें, जिसको बेस लाइन अक्सर हम कहते हैं, और फिर उसके ऊपर ऐड ऑन करना शुरू कर दें। तो हमने एक बेसिक एल्गोरिथम काइंड ऑफ एक वेरिएबल से या दो वेरिएबल से बना लिया, अब उस पर बिल्ड करना है। तो इसको ये इक्वेशंस लंबी लंबी लिखना जो है ना, लीनियर अलजेब्रा बीच में हमने उसका टच क्यों डाला? उसका टच इसलिए डाला कि ये लंबी इक्वेशंस लिखने के बजाय हम इसको सिंपली कह सकते हैं थीटा ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, तो ये पूरी जो चीज़ है ये आपके पास बड़ा शॉर्ट हैंड में हम एक तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम कह देंगे थीटा जो है वो आपका दिस इज अ वेक्टर थीटा 0 थीटा 1 अप टू थीटा n, और x जो है वो भी एक वेक्टर है x0 x1 अप टू xn। ठीक है, तो क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ और n तक गया तो ये n+1 डायमेंशनल बन जाते हैं। ठीक है, और x0 को हमने कहा था कि ये हम हमेशा 1 ले लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जब मैं इसका ट्रांसपोज लेकर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और यही वाली इक्वेशन बन जाएगी, और इसी चीज़ को हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ हमें क्लियर थी। तो मल्टी वेरिएबल्स के केस में हमने सिंपल ये काम किया था। ठीक है, और कि हमने x0 से ये कर लिए थे और थीटा ट्रांसपोज x इसको कह दिया था एंड दैट्स इट। और इसको मल्टी वेरिएट लीनियर रिग्रेशन, तो नथिंग फैंसी, इसके हिसाब से करेंगे तो आपके पास अगेन काम में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, हाइपोथेसिस वही रहा, थीटा बढ़ गए, आपका जो कॉस्ट फंक्शन था उसमें भी कोई खास चेंज नहीं आई, एग्जैक्टली वैसे ही है, और ग्रेडियंट डिसेंट में भी आपने हर थीटा के हिसाब से किया। तो मैं जो पहले ही बता रहा था वो एक्चुअली मल्टी डायमेंशन के हिसाब से बता रहा था, तो हमारा कोई ज़्यादा चेंज नहीं आई। ठीक है, तो अगेन साइमल्टेनियस अपडेट करना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी बीच में से। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, यानी जो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है तो वो ये बनता है किसी भी थीटा की डायमेंशन में। और आपको एक्चुअली पता है कि अगर कोई फंक्शन जिसका स्क्वायर हो रहा हो उसका डेरिवेटिव लें तो वो 2 इंटू दैट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन बन जाए। तो वो जो हमारा इसका स्क्वायर था वो 2 इधर आ गया, जिसकी वजह से ये सिंगल एम हो गया है कट के, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन लेंगे तो सिंपल एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज जिस थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे, पार्शियल डेरिवेटिव्स में आप बाकी सबको कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, तो बाकी सब कांस्टेंट है तो वो जीरो हो गए, तो जिस थीटा का हम डेरिवेटिव ले रहे थे वो इस जगह पर उसका एक्स सिर्फ आ गया। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं। सो दैट्स इट, ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम था। ये आप चलाएं तो आपका लीनियर रिग्रेशन का क्लासिफायर ट्रेन हो जाएगा। और पहले हमने ये किया हुआ था कि जीरो का केस अलग और इसका अलग किया हुआ था, बिकॉज थीटा 0 जो था उसमें x को 1 एज्यूम किया हुआ था। लेकिन अगर हम इस जगह पे x0 को 1 एज्यूम करते हुए इसको चला लें, यानी x आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए इसको वेक्टर बना लें और इधर 1 ही रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली एक ही अपडेट से आपका पूरा काम हो जाएगा। आपको 0 को अलग से हैंडल नहीं करना पड़ेगा, 1 को अलग से हैंडल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। कुछ चीज़ें हमने बताई हुई थी कि जो कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल थी, जो फॉर एग्जांपल जो आपके हाउस था, हाउस का एक साइज था, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ रूम्स भी डाल दूँ तो नंबर ऑफ रूम्स बहुत कम होते हैं, साइज जो है वो हज़ारों स्क्वायर फीट में जाता है। नंबर ऑफ रूम जो है वो 1 से लेके
10-12 तक चले जाएंगे, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा मेंशन हो तो 25-30 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप वी आर टॉकिंग अबाउट 1 to 10, 20, 30 इससे ज़्यादा नहीं जा रहे। तो उस केस में जो आपका ये कंटूर्स बनते हैं ना वो बहुत स्क्यूड बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें फिर आपका जो अल्फा है वो इस डायमेंशन के हिसाब से सेट हुआ हो तो फिर इस डायमेंशन में बहुत लंबा स्टेप ले रहा होगा, एंड तो ये वाला मसला बन जाएगा, ठीक है। तो उसको रोकने का तरीका क्या है कि हम इनको नॉर्मलाइज कर लें या हम उनको ऐसी रेंजेस में ले आएँ जो कि करीब करीब हो। और हमने कहा था कि यार ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन करीब करीब हो जाए, यानी 1 से 3 तक रहें, ठीक है, या 0 से 3 तक रहें, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि 1000 में जा रही हो और दूसरी 4-5 पे रह रही हो, इस तरह का काम ना हो रहा हो, ठीक है। तो उसका तरीका क्या था कि आप जो इसकी रेंज है उससे डिवाइड कर लें, ठीक है। तो रेंज से डिवाइड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 0 से 1 में आ जाएंगे। जो ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप पहले उसमें से मीन सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, और फिर आप उसको रेंज से डिवाइड कर लें, ठीक है। और किस रेंज से डिवाइड करना है, एक जो क्रूड तरीका है वो ये है कि आप मैक्स माइनस मिन निकाल लें, ठीक है, कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रूम्स हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने स्क्वायर फीट हो सकते हैं, मिनिमम कितने स्क्वायर फीट हो सकते हैं। ये दोनों 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा फीचर भी हो सकता है जो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। तो जो भी वो बनता है आप उसको मैक्स माइनस मिन जब निकालेंगे तो वो रेंज आ जाएगी आपके पास, ठीक है। उससे आप डिवाइड कर लें, और लेकिन डिवाइड करने से पहले मीन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 पर भी आ जाएगी, ठीक है। तो 0 मीन और विद सम स्केलिंग आप चीज़ बन जाएगी। उससे शायद थोड़ा सा बेहतर तरीका ये होगा कि आप बजाय डिवाइड करने के मैक्स माइनस मिन के आप स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर लें, ठीक है। हमने बाद में जाके स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ी थी, स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो आपको पता है कि आप बेसिकली आप क्या करेंगे, जो एक होता है मीन कि ये एवरेज क्या आ रही है किसी चीज़ की, एक है कि वो डिविएट कितना कर रहा है, इसका स्पैन कितना है, और वो आप निकालते हैं कि इसके डिफरेंसेस की एवरेज, ठीक है। डिफरेंस लेते हैं जो कि हर डायमेंशन में आपने उसका स्क्वायर लिया डिफरेंस का, और फिर स्क्वायर रूट ले लिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाती है, स्क्वायर रूट ना लें तो वेरिएंस बन जाती है। तो डिवाइड करते हुए अमूमन हम स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर रहे होते हैं, और वो हमें फिर, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अगर ये काइंड ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि 60 दोनों तरफ अगर 1 इधर और 1 इधर जाऊं तो तकरीबन ये 66% के करीब मेरा ख्याल है एरिया कवर कर लेती है। और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 90 समथिंग हो जाता है, और 3 जो है वो कह लो कि 99% एरिया 99% केसेस उसके अंदर आ जाएंगे। एरिया का मतलब ये कि 99% उसके अंदर केसेस आ जाएंगे। सो दिस वाज फीचर स्केलिंग, और इसकी हमने ये एग्जांपल्स पढ़ी थी कि हम इसको ले आए, और इसको करने के लिए हमने यही कहा था कि आप जो है उसका मीन माइनस करें और रेंज से डिवाइड कर लें, और रेंज जो है वो मैक्स माइनस मिन भी हो सकती है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये x माइनस म्यू ओवर एस जो है, एस को इधर रेंज का हुआ बट इट कुड बी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कुछ छोटी छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स थी डिबगिंग करने की, इनको स्किप भी किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली अगर आप इसको लर्न करेंगे ना तो कुछ इस किस्म का कर्व आना चाहिए। अगर वो कर्व आपका कुछ इस किस्म का आ रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है। और वो जो गड़बड़ आ रही है वो क्या होगी, वो मोस्ट लाइकली ये होगी कि आपने अल्फ़ा ठीक नहीं चूज़ किया होगा। अगर अल्फ़ा बड़ा है तो फिर ये होगा कि आप खाई क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच गए, ठीक है, और फिर और ऊपर आगे चले गए और जी। डिफ्लेक्शन नहीं, डाइवर्जेंस इसको अमूमन कहते हैं, डाइवर्ज करके, या जो क्विज में भी हमने कहा था ना कि वो कर रहा है, तो वो बेसिकली यही चीज़ थी कि टिपिकली ग्रेडियंट डिसेंट में आपका अल्फ़ा प्रॉब्लम केस हो सकता है। सो ये डिबगिंग की टिप थी कि आप देख सकेंगे, ये जे ऑफ थीटा को प्लॉट करके देख लें, उससे आइडिया हो जाएगा।
ठीक है। तो बहुत छोटा होगा तो बहुत स्मॉल कन्वर्जेंस स्लो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगा तो फिर कन्वर्जेंस के बजाय डाइवर्जेंस हो जाएगी और ओवरशूट कर जाएगा आप कह लें, ठीक है। तो टिपिकली आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ट्राई वैल्यूज़ के 0.001 की 0.0001 की एक एक ज़ीरो कम करते गए, या आप उसके दरमियान में भी कर सकते हैं कि आप 0.33 डाल दी और वो 33 टाइम्स जो है वो 1 ही होता है ना, तो आप उसको ये कर सकते हैं कि 0.33 टाइम बढ़ा दें, फिर उसके बाद मज़ीद उसको करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही और रफली 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी पॉलिनोमियल रिग्रेशन की, ठीक है, जो मैंने पहले भी थोड़ी सी डिस्कस की कि सारे जिस तरह हमारा प्रॉपर्टी जो है वो भी उसकी प्राइसेस विद रिस्पेक्ट टू साइज जो है ना, ये लाइन नहीं लगती, इट सीम्स मोर लाइक दिस काइंड ऑफ कर्व, ठीक है। तो अगर आपने जो कर्व फिट करना है वो ज़रा सा डिफरेंट आप करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उस और फीचर्स डाल सकते हैं जो कि स्क्वायर टाइप के हो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक फीचर ले लें साइज, फिर उसका स्क्वायर भी डाल दें, ठीक है। तो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की ये शेप होती है, ठीक है, तो इसमें कर्व ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका माइनस करूंगा तो ये वाली शेप हो जाएगी, तो अगर लीनियर प्लस कर्व करूंगा ना तो इस किस्म की शेप अप्रॉक्सीमेट हो सकती है ओवर दिस टाइम, ठीक है। ऑल दो स्क्वायर बाद में इसको नीचे ले आएगा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक हमारी रेंज के अंदर ये ठीक अप्रॉक्सीमेट कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये आगे ऊपर की तरफ जाए तो हम उसमें क्यूब भी डाल सकते हैं, तो क्यूब काइंड ऑफ ये वाला ग्राफ होता है, ठीक है। तो वो फिर उस तरफ आगे, और वो उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है जितनी तेज़ी से स्क्वायर ग्रो करता है, ठीक है। तो हम ये काम काइंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, कि आप मल्टीपल फीचर्स डाल दें जिनमें फीचर्स के स्क्वायर और क्यूब्स डाल दें। तो हमने, क्योंकि पॉलिनोमियल आपने कभी पढ़ा होगा कि कोई भी जिसमें आप वेरिएबल x की पावर n प्लस ax की पावर n या an x की पावर an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 सो ऑन अप टू a1 x प्लस a0 सिंपल कह दो, ठीक है, x0 करेंगे तो वो खत्म हो जाए। तो ये पॉलिनोमियल होता है ना कि कोई भी पावर्स तक जा सके। तो क्योंकि हम अब पावर्स लाना शुरू हो गए तो ये वही फॉर्म बन गई है जो कि पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसलिए अब इसको हमने फैंसी नेम दे दिया है कि ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, लेकिन उसका मकसद हमें क्लियर होना चाहिए कि क्यों हमें चाहिए होगा कि जिस चीज़ से हम अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं अगर वो लाइन इज़ नॉट वेल सूटेड फॉर दैट तो हम ये पावर्स डाल दें, ठीक है। अब कहाँ तक डालें ये क्वेश्चन बन जाता है कि स्क्वायर, क्यूब, थर्ड, फोर्थ पावर, उनके आपस के कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो उनसे हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग चीज़ें किसी भी फंक्शन को मॉडल करने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने कैलकुलस का कोर्स भी पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने मैक्लॉरेन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ पढ़ी हुई हैं, कभी नाम सुना होगा, रिंग अ बेल, तो ठीक है। तो वो उनमें हम यही कर रहे होते हैं, ठीक है। जो असल में हम साइन कॉस वगैरह कंप्यूटर में निकाल रहे होते हैं वो कोई असल में ट्राइंगल लेके उसका हाइपोटेन्यूज और उसको नहीं निकाल रहा होता, बल्कि वो कोई टेलर सीरीज टाइप की अप्रॉक्सीमेशन चल रही होती है, क्योंकि उसमें होता है कि बाद वाली पॉलिनोमियल टर्म्स जो है उनका वेट कम होता जाता है, तो आप शुरू की 3-4 टर्म्स को यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा एस्टिमेट आपको मिल जाता है, ठीक है, और अमेजिंगली अच्छा मिल जाता है, ठीक है। अगर आप उसको प्लॉट करके देखेंगे तो हैरान कुन हद तक अच्छा होता है, ठीक है। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप पावर जो है वो स्क्वायर क्यूब लें, आपको लगता है कि स्क्वायर रूट लेना चाहिए या कोई और फंक्शन यूज़ करना चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का ग्राफ कुछ इस किस्म का होता है, ठीक है। तो इट कुड बी कि स्क्वायर रूट ज़्यादा अच्छा फंक्शन, ठीक है। लॉग भी यूज़ हो सकता है, लॉग भी बस का इस तरह का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमने एक और चीज़ ये पढ़ी थी कि ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है ये तो चलता है कि आप हाईएस्ट स्लोप की तरफ जाओ और उधर से जाकर पहुंचने की कोशिश करो, लेकिन फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ बेसिक अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा वी ऑलरेडी नो कि अगर हमारे पास जितने अननोन हैं
अगर उतनी इक्वेशंस हों तो वी कैन ऑलवेज सॉल्व इट, राइट। जो एक क्रक्स आपने कभी पढ़ा होगा बचपन में कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन है, एक्स और वाई हैं और दो इक्वेशन है, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास तीन इक्वेशन हैं और तीन अननोन हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज आपके जो इक्वेशंस और अननोन्स जो हैं ना उतनी इक्वेशंस हैं जितने अननोन थे, तो यू कैन ऑलवेज सॉल्व इट, ठीक है। अगर इक्वेशंस आपके पास ज़्यादा हैं और अननोन कम है तो ये थोड़ा सा ओवर क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन स्टिल यू कैन एक्चुअली फाइंड काइंड ऑफ अ सोल्यूशन। वो सारों को सेटिस्फाई तो शायद ना करे, क्योंकि हमारे केस में भी जो भी हम शेप बनाएंगे वो सारी क्वेश्चंस को पूरी तरह सेटिस्फाई तो नहीं करेगा, ठीक है। बट यू कैन फाइंड द क्लोजेस्ट टू इट, या उनमें से कुछ को यूज़ कर लिया कुछ को ना कर। तो ये हमने पढ़ा था कि यार लीनियर अलजेब्रा का जो ये वाला मेथड है सॉल्व करने वाला, उसको क्यों ना यूज़ करें, जिसको हमने कहा था कि नॉर्मल इक्वेशन मेथड, ठीक है। कि आप बजाय डेरिवेटिव लेकर और एक एक स्टेप के जाने के, व्हाई नॉट सिंगल स्टेप में उसको लीनियर अलजेब्रा में जो हम सॉल्व करते हैं वो सॉल्व कर लें, ठीक है। तो वो हमने कहा था कि उसको हम नॉर्मल इक्वेशन मेथड कहेंगे, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा में उसकी ये फॉर्म होती है बेसिकली, ये मैंने आपको बताया था कि एक्स ट्रांसपोज एक्स इसलिए किया हुआ है, अगर तो हमारी जितनी इक्वेशन हो जितनी उतनी ही अननोन हो, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक्स था एक तरफ और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे थीटा ट्रांसपोज एक्स था ना बेसिकली, जो कि हमारे पास वाई आ रहा था। अगर मैं सिर्फ एक्स का इन्वर्स ले लूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास एक्स इन्वर्स वाई जो है ना वो इधर काइंड ऑफ सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन मसला इस जगह पर ये है कि हमारे पास अमूमन m और n जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम लीनियर अलजेब्रा में एक टेक्निक यूज करते हैं कि जिसमें हम ना एक्स ट्रांसपोज एक्स जब भी लेंगे तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का फिर इन्वर्स लिया जा सकता है, ठीक है। तो उसको दोबारा एक्स ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोबारा एक्स ही चीज़ बन जाती है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर उसके इन्वर्स। तो ये हमारे पास उसका डायरेक्ट सोल्यूशन निकालने का तरीका था लीनियर अलजेब्रा में, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ कॉल्ड लीनियर वो जो नॉर्मल इक्वेशन मेथड। और इसको मैटलैब में या ऑक्टेव में यूज़ करना हो तो पी इन्वर्स होगा। पाइथन में आप देख सकते हैं सूडो इन्वर्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इधर हमने पी इन्वर्स यूज़ किया हुआ है इंस्टेड ऑफ इन्वर्स, बिकॉज सूडो इन्वर्स जो है अगर उस इन्वर्टेबल ना भी हो तो वो इट डज द राइट थिंग कि उसका बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है उससे, ठीक है। सो और फिर हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो कि फिर हमने पूरा ग्रेडियंट डिसेंट फिर पढ़ा ही क्यों, अगर ये मेथड एग्जिस्ट करता था तो व्हाई नॉट ऑलवेज यूज़ इट, ठीक है। हम ऐसे ही 2 लेक्चर जो हैं ग्रेडियंट डिसेंट पे पढ़ते गए। तो उसका हमने ये कहा था कि ये उतना अच्छा स्केल नहीं होता, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक इन्वर्स है, और इन्वर्स जो है वो एक कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव चीज़ है, और जब आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इन्वर्स कैलकुलेट करना जो है वो बाज़ का वो एग्जिस्ट नहीं करता होता ये, और बाज़ का ये है कि वो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स हो जाती है ये यहाँ पर हमने जो है ना बिग ओ नोटेशन आपने पढ़ी होगी उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स में ना, कि किस हिसाब से इसकी कॉम्पिटिशन बढ़ी है। तो ये क्यूबिक हिसाब से बढ़ी है, अगर n जिस हिसाब से बढ़ा है ये उसके क्यूब के हिसाब से कंपटीशन बढ़ी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब आपके 10,000 होंगे ना तो ये 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10,000 के उस स्केल के हिसाब से बढ़ी होंगी, और वो इतना बड़ा स्केल हो जाएगा कि वहाँ पे जाके फिर आपकी मशीन फोत हो जाएगी, ठीक है। तो उसको फोत होने से बचाने के लिए फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट, और टिपिकली इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ होता है, और ज़्यादा यही यूज़ होता है क्योंकि हम अमूमन इतने नंबर ऑफ़ फीचर्स पे खेल रहे होते हैं, इससे ज़्यादा ही होते हैं अमूमन नंबर ऑफ़ फीचर। ये सिंपल एक इमेज ही हो, ठीक है। तो एक इमेज आजकल तो एक इमेज ही मिलियंस ऑफ पिक्सल्स का आना शुरू हो गया ना, मतलब आजकल के नए कैमरे हैं वो 64 मेगापिक्सल है, ठीक है। तो अब वो जो फीचर्स इनपुट फीचर्स हैं वही मिलियंस में आ गए, ठीक। तो लेकिन टिपिकली अभी हम वो मिलियंस ऑफ पिक्सल्स नहीं यूज़ कर रहे होते। जो मशीन लर्निंग के आप फेस रिकग्निशन के एल्गोरिदम देखेंगे वो हो सकता है 250 बाय 250 की यूज़ कर रहे हो,
ठीक है। उन पूरी मिलियंस ऑफ पिक्सल्स में उसको पहले छोटा करेंगे, किसी रीजनेबल रेंज में लाएंगे, उसमें कोई फेस डिटेक्शन का अलग पहले एल्गोरिदम चलेगा, फिर आप उस फेस को कट करके लाएंगे और उसको भी छोटा करके हो सकता है कि 250 बाई 250 कर लें या बेसिकली 2 की पावर में रखें तो थोड़ा सा कॉम्प्यूटेशनली बास का जगहों में फ़ायदा हो जाता है, तो 256 बाई 256 कर लिया, या अगर आपके पास ज़्यादा पावर है तो 512 बाई 512 कर लिया। लेकिन ये भी बहुत बड़े बड़े नंबर बन जाते हैं ना, यानी आप 500 को 500 से ज़रब दें तो ये भी मतलब सीधा सीधा कितना बन जाएगा, ये 50,000 बल्कि 2,50,000 कुछ इस तरह का बन जाएगा ना, ठीक है। तो आप 100 बाई 100 10,000 हो जाता है, यानी सिंपली सी बात है, ठीक है। तो आप वो छोटा भी लेंगे 100 बाई 100, 200 बाई 200 लेंगे तो ये उससे 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जाएं, ओके। सो ये तो खैर वही था कि पी इनवर्स क्यों यूज़ किया हुआ है, जस्ट स्किप इट। हमारा 4 पे पहुंच गए, स्पीड स्लो है, ओके। सो इसके बाद हम आ गए थे लीनियर रिग्रेशन के बाद क्लासिफिकेशन पे, और क्लासिफिकेशन पे हमने क्या कहा था कि क्लासिफिकेशन वो प्रॉब्लम है जिसके अंदर आप डिस्क्रीट आउटपुट्स चाह रहे हैं, जो मैंने शुरू में आपको ओवरव्यू दे दिया, और जिसमें हमने कैंसर की एग्जांपल ली कि कोई ट्यूमर जो है वो बिनाइन है या कैंसरस है या मैलिग्नेंट जिसको हम कहते हैं। तो मैलिग्नेंट जो है उसको हमने कहा था कि क्योंकि हम वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा सीरियस केस है कि कोई मैलिग्नेंट है कि नहीं, तो उसको हम कहेंगे कि 1 उस केस में कहेंगे, और जिस केस में 1 आ रहा हो उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव क्लास है, जो ना आ रहा हो तो उसको हम नेगेटिव क्लास कह देंगे। तो हम ये कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इसमें जो ब्रॉडली हमने किया था वो क्या किया था, वो क्या हमने लीनियर रिग्रेशन वाले ही हाइपोथेसिस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। हमने कहा कि यार इसमें भी लाइन निकालो, लेकिन लाइन के एक तरफ कह दो कि कैंसर पॉजिटिव केसेस हैं, दूसरी तरफ कह दो कि नेगेटिव केसेस हैं, ठीक है। और उसके लिए जो हमने एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा था वो सिग्मॉइड फंक्शन था, कि हम 0 से 1 चाह रहे हैं, 0 1 ऑप्शन चाह रहे हैं, तो वो जो लाइन लगाओ ना उसको एक सिग्मॉइड से गुजार देना। थीटा ट्रांसपोज एक्स उसी तरह रहने दो लीनियर रिग्रेशन का, उसको एक सिग्मॉइड से गुजार दो, और जिसको हमने कहा जी ऑफ थीटा ट्रांसपोज एक्स। तो वो हमारे पास वो हमने फंक्शन लिखा 1/1 प्लस ई रेज़ पर माइनस जी, जिसका इस किस्म का कर्व बनता था, जो कि इस तरफ जा रहा है 0 की तरफ, इस तरफ जा रहा है 1 की तरफ, तो दरमियान में थोड़ा सा ट्रांजिशन है। हमने कहा कि हम चाहेंगे कि वो जो पॉजिटिव केसेस हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इस तरफ रहें, और जो नेगेटिव केसेस हैं वो ज़्यादा इस तरफ रहें, तो हम ऑटोमेटिकली 0 या 1 क्लासीफाई कर देंगे। और हमने कहा हम थ्रेशोल्ड लगा देंगे, अगर इससे गुजरने के बाद 0.5 या उससे ऊपर आया तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव केस है, 0.5 से नीचे आया तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव केस है। तो वो जो हमने थ्रेशोल्डिंग का काम किया है उसने इससे ऑटोमेटिकली इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, या है या नहीं है, जिसको हम बात कहते हैं कि नॉन लिनियरिटी है ये, ठीक है, इसके अंदर। तो वो इस किस्म की चीज़, ओके। सो बेसिकली हम काइंड ऑफ ये डिसीजन बाउंड्री लर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो बनेगी। और लेकिन पॉइंट ये है कि अगर तो इस किस्म का डाटा हुआ फिर तो डिसीजन बाउंड्री आपकी बन जाएगी, ठीक है। बाकी लर्निंग उसी तरह है, थीटा ट्रांसपोज एक्स लर्न करेंगे, सिग्मॉइड से गुजारेंगे, ठीक है। लेकिन बाज़ का जो हमारी बाउंड्री है वो इस किस्म की होती है, तो ये तो लाइन से कभी भी नहीं कट सकती, ठीक है। तो अब इसको लाइन के बजाय क्या करें, ठीक है। हमने बाद में जब एसवीएम पढ़ी थी तो मैंने एक आपको एनिमेशन से दिखाई थी ना, जिसमें एक तीसरी डायमेंशन डाल दी थी और उसके बाद काट दें, ठीक है। अगर ये खाई में चले जाएं और दरमियान में काट दें और वो जो खाई है वो तीसरी डायमेंशन आ जाए, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है। सो वो तरीका प्रैक्टिकली यही काम ही कर रहा था कि आप अगर स्क्वायर वाले कुछ एक्स्ट्रा फीचर डाल देंगे तो आप एक 3rd डायमेंशन डाल देंगे, 4th डायमेंशन डाल देंगे, और उस डायमेंशन में फिर लाइन लगा दें या प्लेन डाल दें, तो वो इसको अलहदा कर सकेगी, ठीक है। सो क्योंकि वी ऑलरेडी नो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वो x² + y² = r² होती है, तो हमारे पास स्क्वायर्स होंगे तो हम एक्चुअली सर्कल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी डिसीजन बाउंड्री चेंज हो जाएगी। तो ये तो खैर छोटी सी चीज़ थी कि आप जो डिसीजन बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आप
आप उसके अंदर स्क्वायर टर्म्स या क्यूब टर्म्स ऐड कर सकते हैं। जो इसमें प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इधर तो हमने x1 x2 बता दिया है, ठीक है। ये ग्राफ जब सामने नहीं होगा फिर हमें कैसे पता चलेगा कि असल में ये प्रॉब्लम ये वाला है कि हमारी लीनियर इज नॉट हेल्पिंग हियर, ठीक है। तो ये रियल प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व करना है। वो हमने इधर इस स्लाइड में डिस्कस नहीं किया था, वो हमने थोड़ा आगे जाकर डिस्कस किया था कि यार वो केस कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा जहाँ पर नज़र नहीं आ रहा कुछ। ओके, सो इसके लिए हमने ना कॉस्ट फंक्शन, एक तो हमने हाइपोथेसिस को मॉडिफाई ये किया कि लीनियर वाले को एक सिग्मॉइड से गुजार दिया और उसके ऊपर थ्रेशोल्ड आगे लगा दिया, ठीक है, कि वो अगर ग्रेटर देन वन है तो क्या करना है। कॉस्ट फंक्शन लीनियर रिग्रेशन का ये था, विच इज़ नॉट बैड फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन एज वेल, क्योंकि हमारी आउटपुट अगर गलत आ रही है तो हम उसको कहें भाई ये गलत है। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारी आउटपुट जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, हमारा आउटपुट जो है वो ये आएगी तो वो 0 से 1 पे ही मैप होगी ना, काइंड ऑफ, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट है वो ये पॉइंट्स में भी आ सकती है और 1 तक भी जा सकती है। तो आप उसको, अगर मैं ये भी लगा लूँ तो दिस इज़ नॉट बैड एक्चुअली, कि अगर वो 1 का 1 से माइनस करूं और 0 अगर आ रहा है और ऑपोजिट आ गया तो ऑटोमेटिकली ये करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यही कॉस्ट फंक्शन यूज करूं ना तो ये, इसमें क्या प्रॉब्लम था याद है किसी को? लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये कॉस्ट फंक्शन क्यों नहीं यूज किया था? किसी को याद पड़ता है क्या वजह? लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अगर ये कॉस्ट फंक्शन यूज करें ना तो वो कन्वेक्स नहीं रहता, उसमें लोकल मिनिमा बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लर्निंग एल्गोरिथम है ना वो फिर आपके किसी लोकल मिनिमा पे कन्वर्ज हो गया तो वो हो सकता है इतना अच्छा परफॉर्म ना करे। तो हमने इसलिए इसके अंदर लॉग वाली टर्म्स डाली थी, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ बाय डिफॉल्ट ये हो सकता है इस किस्म का बने और आप इधर कन्वर्ज कर दें, जबकि आप नीचे जा सकते थे। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये कन्वेक्स हो, तो कन्वेक्स करने के लिए हमने इसका लॉग ले लिया था, ठीक है। तो लॉग से मिनिमा पॉइंट वहीं पे रहेंगे, यानी उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी लेकिन उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी मिनिमा की, और वो इस तरीके से चेंज होगी कि इवेंचुअली आपका जो ग्लोबल मिनिमा है ना वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि लॉग काइंड ऑफ कैंसल्स आउट एक्सपोनेंट ना, तो इसका इन्वर्स फंक्शन है तो ये लेने के लिए, ठीक है। और ये हमने इनको कहा था कि यार ये जो हमारे बनते हैं ना, दोनों केस हमने देखे थे। एक हमारा जो पहला वाला केस बनता है उसमें ये है कि अगर कोई असल में 1 आउटपुट थी तो हमारी कॉस्ट, और आपने भी 1 का तो 0 आ रही है कॉस्ट, ठीक है। लेकिन 1 पे अगर किसी ने 0 प्रेडिक्ट कर दिया तो हमने उसको बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी डालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर हम ओरिजिनल वाला कॉस्ट फंक्शन लेते तो उसको पेनल्टी उतनी, उसको सिंपल 1 - 0 1 की पेनल्टी पड़नी थी। तो हमने एक तरह से पेनल्टीज को स्केल कर दिया है, ठीक है। और उन स्केलिंग का इफेक्ट क्या हुआ कि ये जो हमारे बम्प्स थे ये खत्म हो गए, क्योंकि इधर की कॉस्ट हमने इतनी बढ़ा दी है कि वो काइंड ऑफ कन्वर्ज ही हो गया, ठीक है। तो ये आपका हमने 1 पे कोई 0 प्रेडिक्ट करे तो उसकी, क्योंकि ये माइनस लॉग ऑफ एक्स को अगर आप प्लॉट करेंगे ना तो वो इस किस्म का फंक्शन बनेगा, ठीक है। और अगर आप माइनस लॉग 1 माइनस ये करेंगे प्लॉट तो ये आपके पास इस किस्म का फंक्शन बनेगा। और इसमें ये हम कह रहे हैं कि अगर 0 था और 0 ही आउटपुट किया तो कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे 1 के करीब जाना शुरू होंगे पेनल्टी आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और अगर वाकई 1 पे आए तो वो इनफाइनाइट काइंड ऑफ पेनल्टी पड़ी आप, ठीक है। तो और इसको फिर हमने क्या किया था, इनको भी हमने कंबाइन करके एक इक्वेशन बना दी थी जिसमें हमने इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया था, उसको 1 - y से। उसका क्या फ़ायदा था कि ये जो ब्रैकेट्स है ना ये रिमूव हो गई थी, ठीक है, कि अगर ये हो तो ये लो, अगर वो हो तो वो हो। उसके बजाय ऑटोमेटिकली इस वाले केस में y 0 था तो ये 0 हो जाएगा, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और इस केस में y 1 था तो 1 - y 0 हो जाएगा, तो ये वाला केस ख़त्म हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो ये इसको हमने थोड़ा सा, ठीक है। सो ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन था। इस कॉस्ट फंक्शन के साथ अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करें तो अगेन अब जो पहले लीनियर रिग्रेशन का काम हो रहा था वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ हमें इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए, ठीक है। और जो पार्शियल डेरिवेटिव इसके हम निकालें तो वो तकरीबन वही टर्म ही बन जाती है, ठीक है, देखने में, ठीक है। असल में वो उसमें क्या फ़र्क है कि h ऑफ थीटा जो है उसमें सिग्मॉइड भी आ रहा है,
ठीक है, हमने इधर सिर्फ एच ऑफ थीटा लिखा हुआ है, तो असल में इसमें सिग्मॉइड आ रहा है, लेकिन जो उसका डेरिवेटिव है वो काइंड ऑफ सिमिलर टर्म ही बन जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ डिस्कस किए थे कि देयर कैन बी अदर एल्गोरिथम्स जो कि अमूमन लाइब्रेरीज में होते हैं, जो ग्रेडियंट डिसेंट से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे जो टिपिकल लोगों ने इस्तेमाल किए हुए हैं वो कई दफ़ा ग्रेडियंट डिसेंट नहीं होगा, वो कोई और एल्गोरिथम यूज़ होगा, तो वो इसका मतलब है कि वो कह लो कि थोड़ा सा जल्दी कन्वर्ज कर जाते हैं, ठीक है। टिपिकली हमें ये खुद से नहीं लिखना पड़ता, हमने एल्गोरिथम्स की डिटेल नहीं पढ़ी थी दूसरे एल्गोरिथम्स की, हमने कहा था कि थोड़े से फास्टर हैं तो आप इम्प्लीमेंट करते हुए इनको यूज़ कर लें, ठीक है। और थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा था कि जब इनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो अमूमन जो अगर आपने कोई भी टेक्निक यूज़ करनी है इनमें से, तो वो आपसे मांग रहा होता है कि आप उसको ग्रेडियंट फंक्शन दे दें, ठीक है, और ऑप्शनली कॉस्ट फंक्शन दे दें और ग्रेडियंट फंक्शन दे दें। वो हमें खुद लिखना पड़ता है, और इस एल्गोरिथम को हम बता देते हैं कि ये वाले फंक्शन है, इनको इस्तेमाल कर लो कॉस्ट निकालने के लिए और इनको इस्तेमाल कर लो ग्रेडियंट निकालने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली उसको यूज़ करते हुए कन्वर्जेंस तक पहुंच जाता है। कॉस्ट उसको ज़रूरी नहीं चाहिए होती, उसको असल में ग्रेडियंट ही चाहिए होता है, लेकिन कॉस्ट दे देंगे तो हम वो प्लॉट्स भी कर सकेंगे कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक। तो ये हमने उसकी एग्जांपल की थी कि हम ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आ गए थे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में कि ट्यूमर के केस में तो हमने 1 या 0 करना था, तो एक डिसीजन बाउंड्री के बाहर कोई 1 है, उसके अंदर कोई 0 है, ठीक है। लेकिन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जो है जिसमें हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस आ सकती हैं, ठीक है। जिस तरह ईमेल की टैगिंग करनी है तो वो 2 नहीं है बल्कि 3-4 किस्म की बन गई है कि हॉबी ईमेल है, फैमिली की है, फ्रेंड्स की है, वर्क की है, या मेडिकल में आप नॉट इल हैं, कोल्ड है, फ्लू है, वेदर की आ गई, या बंदे आइडेंटिफाई करने हैं, 10 बंदे हैं तो उनके नाम आ गए, डिजिट आइडेंटिफाई करने हैं 0 से 9 तक आ गए, या क्लोथिंग आइडेंटिफाई करनी थी आइटम्स तो वो आ गए। ये सारे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो इनमें फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि पहले हमारे पास 2 क्लासेस थी, अब हमारे पास ज़्यादा क्लासेस बन गई, ठीक है। इस केस में हमने 3 डाल दिए, लेकिन इट कुड बी n, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हर क्लास को कह दें कि ये एक क्लास है और बाकी दूसरी है, और हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही लगा लें, और ऐसा मल्टीपल टाइम कर लें। एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसको 1 और बाकियों को 0 ज्यूम करके लगा दें, एक इसको 1 और बाकियों को 0 ज्यूम करके लगा दें, एक इसको 1, तो हमारे 3 लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नेटवर्क ट्रेन हो गए, और उनमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है आपने कहा कि वो मेरी आउटपुट, ठीक है। तो इसको हमने कहा था कि 1 वर्सेस ऑल कर लें, ठीक है। इस तरह कर लें कि आप इसको एक क्लास बना दें, ट्राइंगल्स को इसको एक बना दिया, इसको एक बना दिया, और आप इसके हिसाब से ट्रेन कर दें। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, और उसके बाद आप मैक्सिमा निकाल लें, आपकी 3 डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज आ जाएंगी अलग-अलग, और उसके हिसाब से आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का हो गया था, ओके। क्लास के टाइम के बाद क्विज ले लें या अभी ले लूँ, क्योंकि ट्रेड ऑफ आपका है कि मैं थोड़ी सी फर्दर रिवीजन करा दूं कि मैं रोक के क्विज ले लूं, एंड ठीक है, क्योंकि मैं क्लास टाइम खत्म होने 10 मिनट में थोड़ी सी और चीज़ें कवर हो जाएंगी, उसके बाद क्विज आपका टाइम है वो उसके आपके लंच टाइम में से खाया जाएगा, ठीक है। ओके, सो मेरा ख्याल था कि मैं थोड़ा तेज़ चल जाऊंगा, बट मेरे अंदाजे जो इसका अल्लाह इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ओके, सो ये एक एग्जांपल, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का, ठीक है। तो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का क्या प्रॉब्लम था कि वो हमने कहा था कि हम जब कोई भी अप्रॉक्सीमेट करते हैं ना, ये पानी कहाँ से आ रहा है? क्यों कामरान? बारिश का पानी कहीं पे इकट्ठा हुआ है, और अगर ये खुदा ना खास्ता टीवी के उत्ते गिरे ना तो फिर पटाखा बच सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग वो हो सकता है। अब ये ना हो कि आपके जहन में आइडिया आ जाए मेरे बताने से कि इधर कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ रख दे ताकि वो इसके सर्किट के ऊपर जाए तो फिर पटाखा हो। तो एनीवे, ये वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, होपफुली जो इसके कतरे हैं वो साइड पर ही गिरेंगे, लेकिन काम ही इसको ना कोई इधर कोई चीज़ कवर करने की ऐसी रख दे जो
प्लास्टिक शीट टाइप की हो, ना कि ताकि वो उधर से साइड से गिर जाए, अगर गिरना हो इधर वो, ठीक है। और उनको बता देंगे भाई ऊपर कहीं पे छत पे खड़ा है, और होने तो नहीं चाहिए वैसे, छत पे खड़ा भी हो तो क्या चक्कर है, ये बिल्डिंग तो इतनी कोई पुरानी नहीं है कि जिसमें, एनीवे। सो ओवर फिटिंग ये होती है, ये आपका कहते हैं अगर आप लाइन से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, ये आप अगर कुछ पॉलिनोमियल टर्म्स डाली, ये आपने कुछ और पॉलिनोमियल टर्म्स डाल दी, तो इसमें वो हर पॉइंट से गुजर गया। इसमें हो सकता है कि वो हर पॉइंट से ना गुजरा हो, इससे थोड़ा सा दूर रहा हो, लेकिन इस केस में हर एक से गुजर गया। लेकिन हमें देखने में नज़र आ रहा है कि यार ये बेहतर फिट लग रहा है, ठीक है। तो दो तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, एक अंडर फिटिंग का और एक ओवर फिटिंग का, कि थोड़ा ज़्यादा ही उसने कोशिश कर दी है एल्गोरिथम ने, ठीक है, कि उसको फिट करने की कोशिश करे। तो आइडियली अगर तो हमारे सामने प्लॉट हो तो हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे सामने प्लॉट नहीं होता तो हमें किसी और मीन्स से पता चलाना है कि अंडर फिटिंग हुई है या ओवर फिटिंग हुई है, ठीक है। और यही काम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हो सकता है कि आप इस किस्म की बाउंड्री लगा दें, इस किस्म की लगा दें, या बहुत ही फाइन ग्रेड लगाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमें लग रहा है ये ओवर फिट हो रहा है। ये जो एग्जांपल्स थी ये थोड़े बहुत बाउंड्री केसेस थे, ठीक है, ना कि कह लो कि इनके दरमियान कोई तरीका होता जिसको आइडेंटिफाई कर सकते। तो ये वाला काइंड ऑफ बेहतर अप्रॉक्सीमेशन थी, थोड़ी आउटलायर केसेस थे, ठीक है, जो कि गलत हो जाते तो ठीक था, लेकिन हमारे इससे ज़्यादा अब हम गैस नहीं कर सकते थे, ठीक। तो ये अंडर फिटिंग वाला केस है जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव एग्जांपल, नेगेटिव एग्जांपल गलत साइड पे आ रही हैं, ये ठीक लग रहा है। वो ओवर फिटिंग वाला केस, ठीक है। तो इसको कैसे हम एड्रेस करें, ठीक है। ओवर फिटिंग को हल करने का, ओवर फिटिंग का मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा फीचर्स डाल दिए, ठीक है, पॉलिनोमियल फीचर्स डाल दिए हैं, तो वो ऑब्वियसली आप फीचर्स को कम करें तो ओवर फिटिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ फीचर्स थोड़े से खुद मैनुअली डाल दें। और एक हमने जो इसकी जो इम्पोर्टेंट टेक्निक जो तकरीबन हमेशा ही यूज़ होती है वो यूज़ की थी रेगुलराइजेशन की। तो रेगुलराइजेशन में हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि यार ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, हम चाहते हैं कि थीटास जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े ना हो सवाए थीटा ज़ीरो के, क्योंकि थीटा ज़ीरो तो उसको डीसी ऑफसेट दे रहा है उसके आगे। तो इनको कम करने का तरीका ये हो सकता है कि मैं इनको किसी लेट से कॉस्ट फंक्शन के अंदर अगर मैं छेड़खानी ऐसी करूं कि कॉस्ट फंक्शन इनकी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को सप्रेस करता हो, तो हमने वही कर दी इधर। हमने इधर कहा कि अगर हम किसी बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली उनको थीटास को नीचे करने की कोशिश करेगा। और मोर जनरली हमने इसके लिए क्या किया था कि हमने इसको वो जो नंबर था उसको हमने कह दिया कि हम चूज़ कर लिया करेंगे, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे तमाम के तमाम फीचर्स के साथ, ठीक है। तो हर फीचर के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब है कॉस्ट फंक्शन चाहेगा कि अगर इनको मैं ज़ीरो कर दूंगा तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो इनको जो मैं वैल्यू दूंगा वो मैं तभी दूंगा जब उसका इफेक्ट इधर ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन ने तो ये देखना है ना कि मुझे मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है, तो इसकी वजह से वो देखेगा कि यार जितना हमने लैम्डा रखा हुआ है अगर उससे ज़्यादा का इफेक्ट कॉस्ट में आ रहा है तो तब वो उसको कोई वैल्यू देगा, अदरवाइज उसको नहीं देगा, ठीक है। तो रेगुलराइजेशन जो है दिस इज टिपिकली यूज टू कंट्रोल ओवरफिटिंग, और लैम्डा उसका एक पैरामीटर है जिसको हम रेगुलराइजेशन पैरामीटर कहते हैं। और ये फिर ऑब्वियसली हमें किसी ना किसी तरह चूज़ करना होगा, तो जब भी हम कोई नया वेरिएबल डालते हैं तो उसको चूज़ करना एक और काम बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसकी इंट्यूशन ये थी। रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन में फिर हमारे पास कहते हैं क्योंकि थीटा ज़ीरो को हम रेगुलराइज नहीं कर रहे तो ग्रेडियंट डिसेंट में थीटा ज़ीरो का केस अलहदा हैंडल करना पड़ेगा, थीटा वन का। तो पहले हम इसको अलहदा हैंडल कर रहे थे, फिर हमने x के अंदर 1 डाल दिया तो हमने कहा इकट्ठा हैंडल कर लें, फिर हमने रेगुलराइजेशन डाली तो हमने कहा अच्छा अब इसको दोबारा अलहदा कर दो क्योंकि इसको रेगुलराइज नहीं कर रहे, तो रेगुलराइजेशन के साथ दोबारा हमने इसको अलहदा कर दिया, ठीक है। ओके, सो नॉर्मल इक्वेशन में भी आप ये काम कर सकते हैं, बट उसमें लैम्डा को आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें जिसमें बाकी सारे ज़ीरो हो, डायगोनल पे 1 हो सिवाय पहली एंट्री के, तो वो नॉर्मल इक्वेशन मेथड भी चल जाएगा, ठीक है। और बेसिकली ये नॉन इन्वर्टिबिलिटी के लिए ज़्यादा बेहतर है।
हमने देखा था उसमें एक मसला ये है कि हो सकता है वो इन्वर्टेबल ना हो, ज़्यादा इक्वेशंस और अननोन्स वाला केस था ना, कि जिसमें कोई बेसिकली नॉन इन्वर्टेबल होती है अगर आपका उसमें कोई लीनियर डिपेंडेंस आ जाए कि दो फीचर्स एक जैसे आ जाए या एक फीचर दो फीचर पर डिपेंड करता हो, ठीक है, तो उस केस में ये नॉन इन्वर्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप इसमें ये ऐड कर देंगे तो वो नॉन इन्वर्टेबिलिटी वाला मसला भी हल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो जस्ट टू बिफोर गोइंग फर्दर, मैं जैसे आपको हिंट के तौर पे कि मिड में क्या क्वेश्चन आपसे मैं पूछ सकता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है कि यार 3-4 हज़ार तक हो फीचर्स तो ये नॉर्मल इक्वेशन मेथड भी चल जाएगा, 8-10 हज़ार हो तो फिर आपके लिए उससे बढ़ जाए तो फिर शायद ग्रेडियंट डिसेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये आपको बता दिया कि नॉन इन्वर्टिबिलिटी का मसला रेगुलराइजेशन से हल हो सकता है। तो आप कई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं पूछ सकता हूँ कि यार कि क्या रेगुलराइज लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नॉर्मल इक्वेशन में नॉन इन्वर्टिबिलिटी कितना सीरियस प्रॉब्लम है। तो आपने अगर ये सही तरह से देखा हुआ है तो आप कहेंगे उसमें तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं ठीक है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिबिलिटी को ये हल कर देता है, ठीक है, क्योंकि आपने जब रेगुलराइज किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली हल हो गया, ठीक है। तो इस किस्म के सिनेरियोज दे सकता हूँ मैं, सिनेरियो दे सकता हूँ कि आपके पास जो इनपुट डायमेंशंस का साइज़ जो है वो लेट से 1000 डायमेंशन है, तो क्या मुझे नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करना चाहिए या ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अब 1000 जो है वो 10,000 से काफ़ी कम है और ये उस रेंज में आ रहा है कि जो हमारे मशीन्स आजकल की जो है वो चला सकती हैं, तो ठीक है, फिर नॉर्मल इक्वेशन ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट ऑप्शन है ना ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो रेगुलराइज्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपका कॉस्ट फंक्शन ये बन जाता है, और सॉरी ये तो ओरिजिनल वाला है, उसके साथ आपके लैम्डा बाय 2m इंटू थीटा स्क्वायर ऐड हो जाता है, और फिर आपके पास ये वाली इक्वेशंस काइंड ऑफ में लैम्डा वाला फैक्टर आ जाता है, ठीक है, जब आप अपडेट कर रहे होंगे, क्योंकि थीटा का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 2 इधर आ जाता है और उसको भी हमने 1/2m से किया हुआ था तो वो कट जाएगा और सिंपल पावर ख़त्म हो जाएगी डेरिवेटिव लेते हुए, ठीक है। ओके, सो ये तो खैर उसी की है कि आप कॉस्ट फंक्शन जो लिखेंगे उसमें आपको क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। ओके, सो आई गेस यहाँ पर हम रुकते हैं और हम क्विज़ ले लेते हैं क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है।